अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक हाई इकोनॉमिक एंड मार्केट हाई इम्पैक्ट इवेंट। सही है, वो ऐसे इवेंट जिनसे मार्केट पूरी हिल जाती है। अगर मैं आप लोगों को 1 आवर पे आके दिखाऊं तो रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं किन न्यूज़ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके की कैंडल्स की। सही है, जो दो कैंडल बनी हुई है जिन पे मार्केट पूरी एकदम से फ्लरिश करती हुई ऊपर जाती है। जैसे कि मार्केट नॉर्मल चल रही थी और एकदम से नीचे आई। सही, ये न्यूज़ इसकी वजह से होता है। इस टाइम पे करंटली कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है ना पूरी मार्केट फ्लरिश करती हुई अप साइड पे जाती है या डाउन साइड पे आती है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि ये इवेंट्स जो है ना वो अ, होते कौन कौन से हैं। सही है, और आने वाली वीडियोज में हम ये सीखेंगे इनका रोल क्या होता है मार्केट में, क्योंकि ये अगर काम कर रहे हैं सही है मार्केट में किसी ना किसी बिहेवियर के ऊपर, तो इनका कोई ना कोई रोल है। सही है, जिसकी वजह ये अगर मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो इसका कोई ना कोई रोल है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर। तो क्या हमें इनमें ट्रेड करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस तरह करनी चाहिए? क्या सिनेरियोज होते हैं? सही है, क्योंकि ट्रेडिंग एक लेवल पे गैम्बलिंग भी बन जाती है। सही है, तो क्या हमें न्यूज़ ट्रेडिंग करने से हमें गैम्बलिंग तो नहीं होगी? ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सही, आ जाए। ये इन्हें इन्हें जो बोला जाता है ना, वो बोला जाता है, न्यूज़ नहीं बोला जाता। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ नहीं आ रही, इवेंट आ रहा है। सही है, इसे इवेंट बोला जाता है। सही है, न्यूज़ और इवेंट में क्या फ़र्क होता है? न्यूज़ अचानक से होती है। सही, अचानक से आती है। और जो चीज़ ऑलरेडी जो है वो आपको पता होती है कि अगले महीने या उससे अगले महीने वो चीज़ आएगी, लाजमी आएगी, उस दिन उस घंटे उस टाइम पे वो चीज़ लॉन्च होनी है, उसको इवेंट बोला जाता है। तो इन्हें बोला जाता है इकोनॉमिक एंड मार्केट हाई इम्पैक्ट इवेंट। ये हाई इम्पैक्ट इवेंट होते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो होता है सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट, जो एफओएमसी से भी कंसिडर किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा एफओएमसी आने वाली है। सही है, तो फेडरल रिजर्व या ईसीबी। सही है, फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान का जो है वो एस आई थिंक स्टेट बैंक एसबीपी है। सही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह अमेरिका का फेडरल रिजर्व है। और यूरोप का, क्योंकि यूरोप में वैसे 32 मुल्क है शंघन के अंदर। सही है, लेकिन जो है ना वो लेकिन शंघन में 32 नहीं है, पूरे यूरोप में 32 हैं, जिनमें से उनका सेंट्रल बैंक यूरोप ही कंसिडर किया जाता है। सही है, तो इसीलिए यूरोप सेंट्रल बैंक का काउंट किया जाता है। सही है, ये अनाउंस करते हैं इंटरेस्ट रेट। सही है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा अहम होता है। उसकी वजह क्या है मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये वेट अगर मैं इंटरेस्ट रेट पे बात करने बैठ गया तो ये वीडियो 2 से ढाई घंटे की बन जाएगी। उसको हम अलग तरीके से समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट मार्केट पे क्या इफेक्ट डालता है। बस आप ये समझे कि जब आपको सुनने को मिले एफओएमसी आ रही है, तो ये फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा, तो समझ लें गोल्ड में उस दिन वॉलीटिलिटी होगी नहीं जब तक वो इवेंट आके गुजर ना जाए। अच्छा, इसके बाद फिर जब ये इवेंट आ जाता है ना, तो इसके बाद एफओएमसी जब अपना रेट कट कर लेती है। सही है, रेट अनाउंस कर लेती है, डिसाइड कर लेती है, डिसीजन सामने आ जाता है। उसके बाद आधे घंटे बाद जो है ना एक मीटिंग होती है, मीटिंग कह लें, कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने वो स्टेप जो लिया है वो क्यों लिया है। सही है, तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके बिना आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते मार्केट में। अगर इनके बिना, इनको सुने बिना, इनको देखे बिना आप ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जुआ खेल रहे हैं। सही है, अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है अर्निंग रिपोर्ट्स, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स। सही है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसे हम जिसे हम नॉन फर्म पेरोल एनएफपी के नाम से जानते हैं। सही है, अच्छा, इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं जो जो है ना देखने वाली होती हैं। नंबर 1 पे जो होता है वो नंबर 1 सबसे हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ होती है ना, वो प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब होती हैं। ये कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं, सेक्टर्स की जॉब होती हैं, कितनी जॉब नई क्रिएट हुई हैं, कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आवरली अर्निंग होती है,
कि अमेरिका में इस टाइम पे आवरली अर्निंग बढ़ी है या कम हुई है, और फिर एम्प्लॉयमेंट रेट होता है। सही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बढ़ा है या कम हुआ है। सही, यानी नौकरियां तो हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन उनका क्राइटेरिया ऐसा होगा एम्प्लॉयमेंट रेट मजीद गिर गया हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको देखना पड़ता है। सही है, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन डेटा आता है। इन्फ्लेशन डेटा के अंदर जो है ना आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है CPI। सही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये आपकी और मेरी डेली लाइफ होती है। जो हम डेली की चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट आइटम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनकी एक बकेट बनाई जाती है हर महीने, और फिर उनको देखा जाता है कि पिछले महीने एक बकेट 1,000 रुपये में बनी थी, अब एक बकेट 1,010 रुपये में बनी है, तो इसमें कितना फ़र्क आया है। तो वो जितना फ़र्क आता है वो शाया होता है, किया जाता है कि भाई महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। सही है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है मार्केट के ऊपर। और आता है उसके बाद आता है उसके बाद अपना PPI आता है। सही है, अच्छा, PPI के आने के बाद हमारे पास जो है ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन्फ्लेशन डेटा के अंदर। सही है, बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो आता है वो आता है GDP। GDP होता है क्रॉस डोमेस्टिक अपना एक सेकंड, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है शायद। सही है, इसकी फुल फॉर्म अभी मेरे ध्यान से निकल रही है, सॉरी फॉर डैट, लेकिन अगर मैं राइट हूँ तो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे मुल्क की मईशत सामने आती है कि मुल्क की मईशत जो है वो बढ़ी है या गिरी है। सही है मतलब उस मुल्क ने तरक्की की है या फिर वो डाउनफॉल की साइड है, ये चीज़ सामने आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है GDP देखना। उसके बाद जो हमारी आती है ना वो होती है रिटेलर सेल्स डेटा देखना। सही है, जिसे ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। रिटेलर सेल्स डेटा देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी जो है ना आपको यहीं पे ही मिल जाएगा, रिटेलर सेल्स डेटा। अगर यहाँ कहीं पे हो, अभी फ़िलहाल के लिए तो अनाउंस नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी आपको यहीं पे ही मिल जाएगा, रिटेलर सेल्स डेटा। बहरहाल मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। उसके बाद हमारा जो आती है ना वो मेजर स्पीचेस बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर। सही है, यानी सेंट्रल बैंक का जो भी चेयरमैन होता है ना उसकी स्पीच तो लाजमी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये चाहे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक हो, चाहे जो है अगर आप फॉरेक्स क्रिप्टो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में, इवन तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो भी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को सुने। क्योंकि आज अगर उसने ये फैसला किया है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि इंटरेस्ट रेट तो अमेरिका में कट होगा, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी आने वाले वक्तों में बुलिश हो जाएगी। सही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो है वो लिंक बहुत ज़्यादा वेस्ट से जुड़ा हुआ है इन चीज़ों के अंदर। सही है, तो ये वाला सारा सिनेरियो है। उसके बाद वेस्ट से नहीं, सॉरी, अमेरिका से जुड़ा हुआ है इन चीज़ों के अंदर, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे जो है इकोनॉमी हो। क्योंकि अमेरिका में डाउनफॉल का मतलब यही है कि जो है ना वो हवा इस तरफ भी आएगी थोड़ी बहुत। सही है, तो उसके बाद जो है जियो पॉलिटिक्स की जो भी डेवलपमेंट्स हैं, सही है, वो आपने देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जंग हो रही है, सही है, तो दो मुल्कों में कब सीज फायर होता है, या अगर जंग होने वाली है तो उन दो मुल्कों में कब जंग शुरू होगी। सही है, एक अंदाज़ा लगाना जियो पॉलिटिक्स को देख के, उनकी डेवलपमेंट्स को देख के बहुत ज़रूरी होता है। और ट्रेड डील्स, सही है, अगर दो मुल्क आपस में कोई ट्रेड करने जा रहे हैं, जैसे अमेरिका और रशिया की अभी मीटिंग हुई, सही है, तो ये चीज़ बहुत, पुतिन की और ट्रम्प की आपस में मीटिंग हुई अलास्का में, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस जो डील हुई है, जो भी मीटिंग हुई है, उसमें क्या डील्स सामने आने वाली हैं। सही है, क्योंकि ये हमारी मार्केट को पूरा हिला के रख सकता है। सही है, हो सकता है सीज फायर और गोल्ड फ्लरिश करते हुए नीचे की तरफ आ जाए, फॉल कर जाए बहुत गंदे तरीके से। सही है, क्योंकि गोल्ड जब भी वॉर सिनेरियोज होते हैं, गोल्ड आपको पता है बाय देना शुरू कर देता है। तो जब सीज फायर होते हैं, जाहिर बात है गोल्ड अपोनेंट साइड पे आएगा, सिंपल बात है। और उसके बाद कॉर्पोरेट अर्निंग, सही है, कॉर्पोरेट की जो भी अर्निंग होंगी ना वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन पर आपने रिसर्च करनी होती है मैनुअली भी और डिजिटल तरीके से भी, कि जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं, अगर स्टॉक मार्केट है तो वहाँ क्या सीन चल रहा है, अगर जो है वो क्रिप्टो मार्केट है तो वहाँ क्या चल रहा है, अगर ये, तो इन चीज़ों को। अब ये इवेंट्स आपको मिलेंगे कहाँ? ये इवेंट्स आपको
फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके भी मिल सकते हैं। ये इवेंट आपको investing.com पे भी मिल सकते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर, सही है। ये आपको यहाँ पे भी ये सारे इवेंट्स मिल सकते हैं, सही है। इनको यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर लें कि आपको सिर्फ हाई इम्पैक्ट ही चाहिए। जिन कंट्रीज का चाहिए वो आप यहाँ पे फिगर आउट कर लें। और जैसे मैं लिख देता हूँ USD, मैं गोल्ड में ही करता हूँ सिर्फ, तो मैं US डॉलर डाल देता हूँ, US डॉलर, सही है। तो ये आ गया और इसमें फिर आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ निकालते जाएं, सही है। तो सिर्फ हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही चाहिए, तो ये निकाल लें। उसके बाद सबसे अच्छा है, मैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री से देखता हूँ, सही है। क्योंकि मैं न्यूज़ आने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ट्रेड प्लेस करता हूँ, सही है। न्यूज़ आने के 15 से 20 मिनट बाद। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो एक कैंडल बनती है ना, 15 मिनट पे आ जाता है, 15 मिनट में आने के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल थी, वो कैंडल मैं निकाल लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सॉरी, मेरा डेटा ये मैं करता हूँ न्यूज़ आने के बहुत देर बाद ट्रेड। उसकी वजह ये है, मैं इस एरिया में ट्रेड करना पसंद करूंगा, इस एरिया में, सही है। जब न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आई है, सही है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये न्यूज़ की कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये न्यूज़ की कैंडल है। तो जब मैं बैठ जाऊंगा, सही है, ट्रेड से पहले बैठ जाऊंगा, न्यूज़ से पहले, इवेंट से पहले, ये FOMC NFP था, NFP आने वाला था, मैं बैठ जाऊंगा। उसके बाद मैं जाने दूंगा। जब ये जाके क्लोज हो गई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अच्छा, आप एज्यूम करें ये 1 मिनट की कैंडल है, मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, तो ये मार्केट थोड़ी सी साइडवेज चली, मैं इस एरिया में ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से अब मुझे अगर कोई डायरेक्शन मिलती है ना बाय या सेल की, तो मैं वो करूँ। अगर सेल साइड पे मैं ट्रेड पर प्लेस करूंगा तो पूरा मेरा टारगेट ये होगा, और अगर मैं बाय साइड पे करूंगा तो फिर मैं एक्टिव रहूंगा ट्रेड के अंदर कि भाई, क्योंकि ऊपर मुझे कोई टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे कोई भी ट्रेड नहीं है, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, मैं एक्टिव रहूंगा। तो न्यूज़ के बाद हमेशा ट्रेड करें। न्यूज़ से पहले अगर मैं यहीं पे ही लेके बैठ जाता ट्रेड, सही है, इस एरिया में कहीं पे लेके बैठता, मुझे पता ही नहीं था कि भाई डेटा रिलीज क्या होना है, सही है, तो ये हो जाती गैम्बलिंग, क्लियर कट गैम्बलिंग थी है, सही है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब मुझे ये जब ये बाय साइड पे चला गया, मुझे ये बात समझ में आ गई। डेट क्या है? ये है आपकी फर्स्ट ऑफ अगस्त है, तो 1 अगस्त में ये रही FOMC, सही है। ये FOMC है। क्यों ये इतनी खतरनाक बाय कैंडल बनी है? बहुत खतरनाक बनी है, क्योंकि अमेरिका में जो जॉब्स थी, जो मेन FOMC की न्यूज़ होती है, वैसे तो ये 3 न्यूज़ FOMC की होती हैं, तो ये ऊपर की ये जो 3 न्यूज़ हैं, तीनों FOMC हैं। इसको FOMC बोल रहा हूँ, सॉरी, NFP है। NFP को नॉन फर्म पेरोल बोला जाता है। नॉन फर्म पेरोल इन तीनों न्यूज़ों के डेटा को बोला जाता है, सही है। लेकिन ये जो एवरेज आवरली अर्निंग मंथ ऑन मंथ है, ये भी, फिर नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी, और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, ये, इन तीनों को मिला के NFP बोला जाता है, नॉन फर्म पेरोल, सही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो बीच वाली न्यूज़ होती है, सही है। ये क्या चीज़ होती है? ये जॉब्स का होता है कि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट कितनी हुई है। भाई हो सकता है क्रिएट तो 2 लाख जॉब हो गई, सही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ गया, सही है, कि मतलब लोग भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए, जॉबें बढ़ी लेकिन लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जॉब के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो US वाले फिल नहीं कर पा रहे, सही है। US की जो पब्लिक है ना, वो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट नहीं कर रही, सही है। तो जॉब तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट करती है, और इम्पैक्ट को देखना होता है। उसके बाद अर्निंग,
अर्निंग अगर बढ़ रही है या कम हो रही है। लेकिन ये जो नीचे और ऊपर की जो न्यूज़ है ना, ये कम इम्पैक्ट डालती है बनिस्बत इसके। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे कि ये तो दोनों की दोनों प्रीवियस से मैच कर रही हैं, ये प्रीवियस से थोड़ी सी ज़्यादा है, सही है। कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्योंकि जाहिर बात है पहले 1 लाख, पहले कितनी जॉबें, एक सेकंड में डेटा मजीद खोल लूँ। पहले इससे पहले जो NFP आई थी उसके अंदर 1.5 लाख जॉबें बढ़ी थी, सही है। अब क्या हुई, 73,000 जॉब लेस हो गई उनमें से, सही है, माइनस हो गई। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी, सही है। और बाकी दो जो है ना, चलें ये तो सही है, ये जाहिर बात है जॉबें कम हुई हैं तो डेटा ने बढ़ना ही था, सही है, क्योंकि जॉबें कम हुई हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा ही, कि बेरोजगारी की शरह भी बढ़ेगी, ये तो समझ में आती है। लेकिन ये जो है ना, मंथ ऑन मंथ अर्निंग ये सेम रही है, सही है, बल्कि इसे बढ़ाया गया है, सही है। प्रीवियस 0.2 था, अब जो है वो इसे बढ़ाया गया है, सही है, पॉजिटिव साइन है। तो ये है कि फिर भी मार्केट जो है वो फ्लरिश करते हुए इसलिए ऊपर गई कि ये डेटा नेगेटिव था। महंगाई इसलिए हुई अमेरिका के अंदर, गोल्ड इसलिए महंगा हुआ कि जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है, नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। नेगेटिव न्यूज़ पे गोल्ड बाय जाएगा, पॉजिटिव न्यूज़ पे गोल्ड सेल आएगा। तो ये वाला सारा सिनेरियो है। जब ये डेटा मेरे सामने आ जाता, ये डेटा कब सामने आना था, 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक डेटा ये सामने आता, मैं इस डेटा को एनालाइज करता, मार्केट में ये बड़ी सी कैंडल जो है ये बनने देता है, ये बन जाती है, उसके बाद 5 से 10 मिनट रुकता है, क्योंकि एल्गोस काम कर रहे होते हैं। एल्गोस आपने सुना होगा, बॉट ट्रेडिंग होती थी पहले, अब उनके साथ AI भी अटैच कर दिया गया है, तो मार्केट में जिस तरफ प्रेशर होता है ना, ये खींचते हुए ले जाते हैं मार्केट को उस तरफ। तो उनका उनका एल्गोरिदम जो है वो जब तक 10-15 मिनट की कैंडल के बाद एनालाइजिंग शुरू करता, मार्केट नॉर्मल रूटीन पे आती, उसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग शुरू करता, इसे बोलते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग, सही है। उसके बाद इससे पहले एक थी अपना, एक सेकेंड, ये हमारा FOMC है, सही है, 11 बजे, 11:30 बजे नहीं, यही है शायद अपनी FOMC, नहीं ये हमारी FOMC है, क्योंकि ये टाइम जो है वो FOMC वाला है, ये वाला, ये वाला। ये डेट क्या है, ये डेट है 30 जैन, 30 जैन की डेट है ये, जैन नहीं सॉरी, आई थिंक ये, हाँ ये रहा, देखें ये आ गया FOMC, सही है, ये लिखी हुई FOMC स्टेटमेंट, सही है, फेडरल रिजर्व रेट, सही है, फंडिंग रेट। तो ये FOMC है। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसमें कभी भी मैं खुद जान के नहीं घुसता, पहले नहीं घुसता, सही है। उसकी वजह क्या है, ये न्यूज़ आती है 11 बजे, 11 बजे, सही है। हुआ क्या, आप ये देखें, 11 बजे में तो मार्केट ने कोई मूव भी नहीं दी, 11 बजे तो मार्केट ने कोई मूव भी नहीं दी। मूव कब दी है मार्केट ने, आफ्टर, जब उसकी जो है ना वो चली होगी उसकी स्पीच शुरू हुई होगी, क्योंकि इसके बाद इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11:30 बजे। तो असल मूव जो आई है वो 11:30 बजे आई है, 11:30 बजे, 11:30 बजे इस कैंडल में असल मूव आई है, जब उसने बोलना शुरू किया है। ये देखें, अब इसके अंदर क्या है, लोग इस डेटा को देख के बाय या सेल करने बैठ जाते हैं, ये इस डेटा को भी नहीं, सही है, बल्कि इससे एक आध 1.5 मिनट पहले ही बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड खोल लेते हैं कुछ गैम्बलर्स, सही है। डेटा देखते नहीं और बाय या सेल अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करने बैठ जाता है। तो उसका सिनेरियो ये है कि फिर वो लॉस बड़ा गंदा खाते हैं। और इसके अंदर ये है कि ये FOMC है, मैं पहले इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता है इसने क्या बोला है, फिर उसके बाद इसको जो है ना वो प्रेडिक्ट करता है कि आगे होने क्या वाला है। अच्छा, आगे अब है कब, नेक्स्ट जो है वो 17 सितंबर को है, सही है, 17 सितंबर को अब आएगी। तो इसको आपने याद रखना है कि 17 सितंबर को हम कोशिश करेंगे कि लाइव आके बैठे इसके ऊपर, 17 सितंबर को हम लाइव आए, मेरी कोशिश ये होगी, सही। अभी तो फिलहाल मार्केट जो है वो बहुत ही क्लियर कट जो है ना वो अनस्टेबल है।
बहरहाल अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 20 मिनट की हो गई है। मैंने आप लोगों को क्लियर चीज़ें समझाई हैं। अगर इसमें भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से रिप्लाई वो करें, मेंशन कर दें। मैं इंशाल्लाह उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक अगर आप आए ना, इसका मतलब आपको लाजमी से ट्रेडिंग सीखने का जुनून है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अगले अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगली जो भी कह लें आप। अल्लाह हाफ़िज़।